बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, जब तक आप उसमें तरीका नहीं अपनाइएगा, ट्रिक टेक्निक नहीं अपनाइएगा, तब तक आपका वो निकलता नहीं है सही से। इसलिए आप लोग जो है अच्छे से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्यकालीन इतिहास में, उन टॉपिक के बारे में सबसे पहले जानने का प्रयास कीजिए कि कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी सेक्शन के क्वेश्चन जो हैं एनिशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो कुछ प्रॉपर टॉपिक होता है, कुछ टॉपिक होता है जिससे वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो उसकी चर्चा मैं सबसे पहले आपको कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग उन टॉपिकों पर विशेष फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें जैसे अभी हम लोग जैसे दक्षिण भारतीय इतिहास के बारे में अभी पढ़ेंगे। दक्षिण भारतीय इतिहास, दक्षिण जो भारत का इतिहास है दक्षिण पार्ट का, उसके बारे में मेन रूप से आप लोग को चोल काल को पढ़ना है। चोल के बारे में, चोल काल का जो वंश है, चोल वंश और वहाँ के शासक के बारे में। फिर आपका पल्लव का जो स्थापत्य कला है विशेष करके ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका संगम काल ओवरऑल, इसमें खास करके जैसे पांड्य हो गया, चालुक्य हो गए, चेर हो गया। ठीक है, तो ये सब के बारे में, चेर, चोल, पांड्य, चालुक्य, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे। तो दक्षिण भारत में मेन रूप से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं सब में से ही आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग जो आपका ये पढ़ते हैं सबसे पहले दिल्ली सल्तनत काल। तो दिल्ली सल्तनत काल छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें सबके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। उसमें मेन रूप से हम लोग का जो अध्ययन होता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इल्तुतमिश के बारे में भी पूछा जाता है, बलबन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक को एकदम याद करके अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आपका फिरोज शाह तुगलक को अच्छे से पढ़ना है। बाकी कई हम आपको सारा कुछ बताएंगे सब कुछ, लेकिन विशेष जोर किस पे देना वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी पे विशेष जोर देना है। बीपीएससी जब भी पूछेगा तो इन्हीं सब टॉपिक से पूछता है। अलाउद्दीन खिलजी को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद मुगल काल में सबसे अच्छे से अकबर को पढ़ के जाइए। पूछने का कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन अकबर से निश्चित रूप से पूछता है। ठीक है, उसके मनसबदारी व्यवस्था हो अकबर। उसके बाद यहाँ पे भक्ति आंदोलन जो है उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। साथ साथ आपका सूफी आंदोलन, जो सूफी संत का जो कहानी है, सूफी संत का जो सिलसिला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेन रूप से मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग को इन सब टॉपिकों को पढ़ना है जहां से आज तक क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, ज्यादा मेन रूप से इन टॉपिकों को पढ़ना है, और थोड़ा बहुत तो सबके बारे में जानकारी रखेंगे, सबको पढ़ेंगे, लेकिन मेन रूप से इन टॉपिक को जो हमने आपको लिखा है इसको जरूर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं टॉपिक का ही विशेष रूप से क्वेश्चन आपका बीपीएससी पूछता है। ठीक है, तो है तो बहुत बड़ा सिलेबस, लेकिन हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसीलिए। ठीक है, क्लास का नोटिफिकेशन आपको जाता है। कई लोग का अगर स्पेस नहीं होगा मेमोरी में तब उस केस में नहीं भी जा सकता है, अदरवाइज जाना चाहिए, जाता है। चलिए, तो ये आपका जो है मध्यकालीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो रहा। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो क्लास होने वाला है आपका, वो होने वाला है चोल काल के बारे में, चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। चोल किस प्रकार से दक्षिण भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, और आपने देखा कि इस बार जब 9, 10, 11, 12 के भी
जब एग्जाम हुए उसमें चोल के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपको 6 to 8 में भी निश्चित रूप से ही चोल के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि चोल साम्राज्य के बारे में आपको 6 to 7 में भी पढ़ाई करना है, चोल और पल्लव के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन मेन तथ्य को आपको समझना पड़ेगा, समझिएगा। जो 2-4 क्वेश्चन भी अगर पूछ दिया जाए तो उसके लिए भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक एक बूंद से तालाब बनता है। तो यहाँ पर जो है आपको एक एक क्वेश्चन पकड़ना होगा, तब जाकर के आप अच्छा मार्क्स ले पाइएगा। और आपको बता दूं कि जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। अभी अंतिम मौका है आप लोग को फिर से टीचर बनने का। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर यह मौका अगर आप चूक गए तो पछतावा के सिवा आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो जो लोग केवल YouTube पे कुछ वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप जुड़ जाइए, ज़्यादा फीस नहीं है, और आपको एक क्वालिटी मेंटेन हो जाएगा, आपका नॉलेज बहुत इन्हांस हो जाएगा, जिससे कि आप इजीली यहाँ पे स्कोर करेंगे। और साथ साथ जो है जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि यह कोर्स का क्या वैल्यू था। ठीक है, तो 999 में ही मात्र अभी कोर्स दिया जा रहा है आपको, तो आप जरूर जुड़ें। ठीक है, जुड़ने से बहुत ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन क्लास नोट्स के रहते हैं। अगर आपने 6 to 8 तो अभी हो रहा है, 9, 10, 11, 12 का क्वेश्चन देखेंगे और नोट्स में देखेंगे तो सारा क्वेश्चन वहीं से आपको दिखाई दे देता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा था कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ठीक है, वो आपको फर्स्ट लाइन में ही दिख जाएगा, आपको यहीं पे कहीं दिख जाएगा। ऐसा नहीं कि नोट्स हम अभी बनाए हैं, ये पहले से नोट्स है, यही नोट्स हम पढ़ाते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए चोलों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगे हम, चोल की क्या क्या उपलब्धियां थी, और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, 2 से 5 दिसंबर तक आपका लास्ट वीक में नवंबर में प्रस्तावित था। दिसंबर फर्स्ट वीक बहुत लेट जाएगा, तो दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो है मिड अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा बीपीएससी के साइट पर। ठीक है, तो आपको 1 महीना से 1.5 महीना मिलेगा, और अभी जो मिल रहा है टाइम, यही बूझिए आपके पास एक टाइम है जो कि आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सोशल साइंस वाले हैं वो भी साइंस पढ़िएगा, साइंस वाले भी सोशल साइंस पढ़िएगा, या ये बात याद रखिएगा मेरा। ठीक है, क्योंकि जो 40 नंबर के जो पूछे जाएंगे उसमें ऐसे सिलेबस अभी आया नहीं है, आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। जो देखिएगा यही सब रहेगा। चलिए, पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारतीय इतिहास में चोल शासन को द्रविड़ इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है, क्योंकि चोल का जो अगर आप शासन देखिएगा, स्थानीय स्वशासन की बात करें या प्रशासन की बात करें, तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से उन्होंने जो है वहाँ पर चोल साम्राज्य का निर्माण किया है। और वहाँ पे शासन व्यवस्था, जो वहाँ का स्थानीय स्वशासन है, विकेंद्रीकृत प्रशासन है, उसके लिए चोल जाने जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो ये द्रविड़ इतिहास जो दक्षिण भारतीय इतिहास है, तो उसमें सबसे स्वर्णिम युग जो है आपका चोलों का ही काल है। चोल ने अपने लंबे शासन काल में लगभग मान के चलिए 850 से 1279 ईस्वी में न केवल विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है, बल्कि वह उत्कृष्ट शासन प्रणाली का भी निर्माण करता है। यानी अगर पूछेगा कि चोलों का जो सर्वमान्य काल है वो कब से कब तक है, तो 850 से 1279 ईस्वी के बीच में जो दक्षिण भारतीय इतिहास में चोलों का प्रभाव होता है। और उसने केवल साम्राज्य का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि जो शासन व्यवस्था है वो उनकी उत्कृष्ट थी। यानी जो शासन व्यवस्था, जो प्रणाली थी, उनकी शासन करने का जो तरीका था, वो आज के लिए भी शिक्षाप्रद है। और आज भी आप जो विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली देखते हैं, मुखिया सरपंच आधारित जो चुनाव ग्रामीण स्तर पर देखते हैं, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन इतिहास में ही कह सकते हैं। मध्यकाल तो आप जो है 8वीं, ऐसे 8वीं से 18वीं है, तो मध्यकाल ही, शुरुआती मध्यकाल इसको कह सकते हैं, पूर्व मध्यकाल। तो इसका ये घटना है, तो जिसमें कि आपको स्थानीय स्वशासन वहां दिखाई देता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चोल साम्राज्य था किसके लिए जाना जाता था, तो मेन रूप से याद रखिएगा वो स्थानीय स्वशासन के लिए ही जाना जाता है। कई बार ऑप्शन दे दे कि अपनी नौसेना के लिए जाना जाता है, बीपीएससी में जैसे ऑप्शन
एक से अधिक आ जाता है तो उसमें नौसेना भी दे सकता है और एक से अधिक उसका आंसर हो जाएगा उस परिस्थिति में, ठीक है। लेकिन अब देखिए हो सकता है कि अब आपका ऑप्शन नंबर ई ना हो, डी तक ही हो, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। 90% संभावना है कि आपके एग्जाम में भी अब ऑप्शन नंबर ई नहीं रहेगा, एक से अधिक वाला जो ऑप्शन अब आपका खत्म हो सकता है, ठीक है। चोल राजाओं ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र जो है तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किया। कहां से किया? तो चोल राजाओं ने अपना जो शासन कहां से स्टार्ट किया? तो तमिलनाडु से। कहां से किया? तमिलनाडु, और जगह का नाम है तंजौर। तंजौर के आसपास के क्षेत्रों से अपना शासन प्रारंभ किया। तंजौर से तमिलनाडु में पड़ता है, प्रारंभ किया और धीरे धीरे ये पल्लव वंश के शासक और स्थानीय शासक को पराजित करते हुए, ठीक है, अपना साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में सबसे मजबूत बना लेते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है कि तंजौर से इन्होंने अपना शासन प्रारंभ किया और धीरे धीरे जो पल्लव वंश के शासक हैं, इससे पहले से जो वहां पे शासन कर रहे हैं या स्थानीय जो लोकल शासक है, उसको पराजित करके चोलों ने दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया। और सबसे अगर प्रारंभिक शासकों की बात करें, जिसमें कि चोल के प्रारंभिक शासक जिसने चोल साम्राज्य की स्थापना किया था, यही क्वेश्चन पूछा था आपके 9th 10th के या 11th 12 में, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने किया था 846 से, इसका पीरियड 871 ईस्वी सन का है, ठीक है। 1 to 5 का रिजल्ट आपको, सारा रिजल्ट आपको 11 से 15 अक्टूबर के बीच में ही आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 20 अक्टूबर, यानी 10 से 20 के बीच में सभी लोगों को रिजल्ट दे देगा बीपीएससी, चाहे वो 9th 10th के हैं, चाहे 11th 12 के हैं। अभी फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो आपने लिखा है बनाया है वो रिजल्ट में आ ही जाएगा। अब जो आपने कर्म कर दिए हैं उसके बारे में ज़्यादा चिंतन मत कीजिए, जो होना होगा होगा। अभी जो सामने में है उसको देखिए, और जो आपका दिसंबर में जो एग्जाम होगा, नवंबर में फर्स्ट वीक में होगा, सॉरी दिसंबर फर्स्ट वीक, नवंबर लास्ट में जो एग्जाम होगा उस पर फोकस कीजिए। फिलहाल मैं यही सलाह दूंगा, चिंतन मनन अब करना बंद कीजिए, जो होना था वो हो गया। अब मेन है जो आपका जो इतना कम टाइम बचा है उसमें अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आपका जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहे, ठीक है। और बाद बाकी कंटेंट में सारे जो पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के सेट है या वीडियो लेक्चर है, पीडीएफ है, वो सब भी आप लोग देखा करें। लेकिन साम्राज्य की स्थापना करने वाला प्रारंभिक शासकों में विजयालय नाम याद रखिएगा, 846 से 871, जिसने कि तंजौर को जीत करके वहां पर स्वतंत्र शासक, अपने आप को स्वतंत्र राज्य का शासक के रूप में घोषित किया। अगर पूछेगा कि चोलों का जो संस्थापक कौन है, तो याद रखना है आपको विजयालय। कौन है? विजयालय है, ठीक है। चोल वंश का जो प्रतापी या संस्थापक के रूप में आप कह सकते हैं कौन है, तो विजयालय है। आगे चल करके देखते हैं, आगे चल करके फिर इसकी शक्ति में वृद्धि होगी। अब देखिए, चोल वंश के राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजा राजा राज प्रथम, जिसने कि राजा राजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण करवाया है। आप लोग सुने होंगे बृहदेश्वर का मंदिर, तो राजा राज प्रथम या राजा राजेश्वर मंदिर भी उसको कहते हैं। इसका निर्माण जो है चोल वंश के सबसे प्रतापी शासक कह सकते हैं, वो राजा राज प्रथम था। ये प्रतापी शासक है और इसी ने किया था। तो बृहदेश्वर का मंदिर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जा चुके हैं। या राजा राजेश्वर का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा राज प्रथम ने ही करवाया था। और ये चोल वंश का कह सकते हैं कि प्रतापी शासकों में से एक है। और इसका पुत्र राजेंद्र जो था वो भी प्रतापी शासक है, नो डाउट। क्यों प्रतापी इसको मानेंगे? क्योंकि इसने जो है उत्तर भारत का भी अभियान किया और साथ साथ श्रीलंका को भी पराजित करके वहां के लगभग 12,000 की संख्या में वहां के जो गुलाम थे, वहां पे मतलब वहां के लोगों को गुलाम बना करके भारत ले आया था, ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम का भी नाम आपको नहीं भूलना है, राजेंद्र, ठीक है। राजा राज प्रथम 958 से 1016 ईस्वी एक कुशल सेना संचालक था। उसने अनेक दिशाओं में आक्रमण किए। राजा राज प्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार में
अरबों के आधिपत्य, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में अरबी लोग जो व्यापार करते थे उससे परिचित था। अतः उसने क्या किया, सामुद्रिक विजय के लिए निकला और श्रीलंका मालद्वीप नामक, जो मालद्वीप अभी भी आपका जो देश है, उसको जीता और अरबों के आधिपत्य, जो कि अरब लोग जो वहां केवल व्यापारी करते थे, उसको वहां पर चुनौती दे डाली। तो राजा राज प्रथम का ये आपका महत्वपूर्ण घटना है। उसके बाद जो है इसका पुत्र है राजेंद्र, उसने भी क्या किया, उसने भी यही काम किया। राज का जो प्रथम का जो पुत्र है राजेंद्र, वह पिता से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने न विशाल जल सेना का गठन किया। अगर पूछेगा कि चोल साम्राज्य में एक विशाल जल सेना का गठन किसने किया था, तो याद रखिएगा राजेंद्र। किसने किया था, तो राजेंद्र ने किया था। ठीक है, राजेंद्र ने किया था जल सेना का गठन। और इसने दो बड़े साहसिक कदम उठाए। एक तो जिसमें कि सेना को पूर्व भारत के जो समुद्र तटीय जो भी प्रदेश है, खास करके उड़ीसा को पार करते हुए गंगा तक पहुंचा। और फिर दूसरा अभियान इसने श्रीलंका यानी दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं, मलाया प्रायद्वीप, वहां पर किया और उसको गुलाम बना लिया। यानी भारत से यह अपनी नौसेना के सहारे उन देशों तक पहुंचा और वहां के लोगों को गुलाम बना करके भारत ले आया था। अब सोच सकते हैं कितना बड़ा ये जो है सूरवीर है राजेंद्र। ठीक है, तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपने राज्य के व्यापारिक हितों की रक्षा करना था। तो मेन रूप से इसका जो भी अभियान था वो व्यापारिक दृष्टिकोण से अपना सशक्त जो है राज्य का व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्व को बढ़ाना ही था राजेंद्र प्रथम का उद्देश्य। तो यहाँ पे राजा राज और राजेंद्र ये दो नाम एकदम याद रखिएगा। लेकिन अगर संस्थापक पूछेगा तो विद्यालय याद रखिएगा, बृहदेश्वर का मंदिर पूछेगा तो राजा राज प्रथम बताइएगा। ठीक है, चलिए अब प्रशासनिक संगठन के बारे में जानेंगे कि चोल साम्राज्य का जो प्रशासन था वो किस प्रकार से चल रहा था। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजा राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, फिर भी शासन के कार्यों का संचालन के लिए वह अपने मंत्री परिषद की सलाह लेता था। यानी जो शासक था वो सबसे महत्वपूर्ण राजा ही होता था, लेकिन कोई भी काम वह बिना अपने मंत्री परिषद के सलाह से नहीं करता था। उसके आदेश को वह वहां के जो निजी सचिव होते थे, ठीक है, शासक के जो आदेश हैं उसको वह लिख लिया करता था। तो यहां पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर देखिए तो आपका चोल साम्राज्य विभिन्न भागों में बटा हुआ था। खास करके सबसे ऊपर का वाला पार्ट जो है राष्ट्र कहलाता था, उसके नीचे मंडलम कहलाता था, उसके नीचे कोट्टम कहलाता था। ठीक है, और सबसे नीचे जो है कुर्रम होता था, उसके बीच में जिला। जैसे अब देखिए अभी का जो आपका गांव हो गया उसका कुर्रम कहलाता है। नाडु, यहाँ का जो नाडु है, यहाँ का जो जिला है, अभी आप लोग जिसको जिला कहते हैं दक्षिण भारत में उसको नाडु कहा जाता था। तमिलनाडु आप नाम सुनते, नाडु लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कोट्टम, उसके ऊपर होता था कई जिलों का समूह। उसके बाद वह राज्य होता था मंडलम, और उसके ऊपर सबसे ऊपर राष्ट्र होता था, जो कि राष्ट्र के अंदर ही सब कुछ ये सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अधिकारी वर्ग का क्या क्या नाम था उसको यहां पर देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। संपूर्ण चोल राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। कई बार पूछेगा कि चोल राज्य को क्या कहा जाता था, किस नाम से पुकारा जाता था, तो संपूर्ण चोल राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। प्रशासन के सुविधा से इसको कई भागों में बांटा गया था। राष्ट्र मंडलम में विभक्त था, मंडलम कोट्टम में विभक्त था जिसको कि हम कमिश्नरी कह सकते हैं। फिर कोट्टम जो था नाडु में विभक्त था जिसको हम जिला कह सकते हैं। और नाडु कुर्रम यानी तहसील या गांव का समूह था, उसमें विभाजित था। मंडलम का प्रधान मेन रूप से जो होता था वो राजा के वंश का ही व्यक्ति होता था, राजवंशीय ही होता था मंडलम का। लेकिन कोट्टम, नाडु या कुर्रम में अनेक प्रकार के कर्मचारी और अधिकारी होते थे। सभी अपने अपने क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखते थे और उसकी सूचना जो है
अपने ऊपर के इकाइयों को देते थे। जैसे कोट्टम मंडलम को देता था, मंडलम राष्ट्र को देता था। अभी भी अगर आपका ब्लॉक लेवल की सूचना जो है जिला को जाती है, जिला फिर आपको मंडल प्रमंडल स्तर पे भेजता है, प्रमंडल फिर आपको राज्य स्तर पे भेजता है। अभी भी सिस्टम वही है। तो उस समय भी यहाँ पे हो सकता है, पूछ सकता है कि राष्ट्र क्या चीज में विभक्त था, तो मंडलम में, मंडलम कोट्टम में विभक्त था। तो ये समझ गए कि जिस प्रकार से अभी का देश हुआ उसी प्रकार से आप तुलनात्मक कर सकते। कुर्रम, वहां पे गांव का समूह को कुर्रम कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए इन लोग का जो टैक्स वसूली का काम था, भू राजस्व, मेन इनकम का सोर्स क्या था, तो भू राजस्व था। और ग्राम सभाएं हुआ करती थी, आगे हम लोग ग्राम सभा की भी चर्चा करेंगे। बुजुर्ग लोगों की सभा थी। और जो यहाँ पे दर था टैक्स वसूली का, अनाज के रूप में 1/6 दर वसूल करते थे। यानी अगर आपके पास 6 केजी अनाज हुआ तो 1 केजी टैक्स के रूप में आपको देना पड़ेगा। 1/6 बहुत कम ही टैक्स है। यहाँ तो अलाउद्दीन खिलजी 50% लेता था, 1/2 टैक्स लेता था। अगर आप देखिएगा पूरे मध्यकालीन इतिहास में सबसे ज्यादा टैक्स कर कौन लेता था, तो अलाउद्दीन खिलजी लेता था। 50% टैक्स लेता था, 2 केजी में ही 1 केजी ले लेता था। ये तो 6 केजी में 1 केजी ले रहा है, जो कि उचित है। ठीक है, भू राजस्व का निर्धारण समानता खेत की उर्वरता, सिंचाई सुविधा और वार्षिक फसल चक्र पर डिपेंड करता था। हाँ, साथ साथ ये भी है कि यहाँ पे जो आपका कर निर्धारण था वो केवल 1/6 था, लेकिन अगर वह उर्वरक है, ज्यादा वहां पे उर्वरता है, सिंचाई सुविधा है, वार्षिक फसल है, तो उसको भी ध्यान में रख करके वहां पे जहां पे कम व्यवस्था है तो उसको और भी कम लिया जाता था। ठीक है, सैन्य प्रशासन जो था, चोलों के पास जो है घोड़े वाला, हाथी वाला और पैदल, अश्व, गज और पैदल तीनों प्रकार की सेना थी। साथ ही इनके पास एक शक्तिशाली नौसेना भी गठन किया गया था। अगर प्राचीन मध्यकालीन इतिहास में अगर देखा जाए कि किसके पास नौसेना थी, तो चोलों के पास ही एक शक्तिशाली नौसेना थी। क्योंकि तमिलनाडु जो है आपका समुद्र के किनारे बसा हुआ कह सकते हैं राज्य है, तो यहाँ नौसेना या नाविक लोग ज्यादा थे, तो नौसेना का भी गठन यहाँ पे हो चुका था। तो एक शक्तिशाली नौसेना का गठन जो है राजेंद्र के समय में किया गया था, याद रखिएगा। अब सबसे ज्यादा जो चोल प्रशासन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है, जिससे कि क्वेश्चन बार बार अभी तक में हजारों बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हमने देखा है इसको, इस क्वेश्चन को कई बार पूछे जा चुके हैं, वही चीज मैं आपको एम्फेसाइज कर देता हूं, जिससे कि आपको कंपटीशन में आसानी हो जाती है। जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपको पता रहता है। ट्रेन का वॉइस आ रहा है आपको, ट्रेन का हो सकता है, ट्रेन बगल में है तो ट्रेन का वॉइस जा रहा होगा, लेकिन उतना तो कैप्चर करता नहीं है जल्दी। चलिए कोई बात नहीं है, हम भी जो है इसी धरातल पर से ही आपको पढ़ा रहे हैं, चंद्रमा या अन्य मून पे से नहीं, या मंगल ग्रह से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आसपास का वॉइस जाएगा, टेंशन ना ले। ठीक है, हाँ जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसपास में ही स्टेशन है। चलिए, स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन 2 भागों में बटा है। पहला आपका ग्रामीण, जो कि गांव स्तर का प्रशासन है। दूसरा जो है नगरीय प्रशासन। ठीक है, तो 2 भागों में बटा है। ग्राम जो है सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। ग्राम प्रशासन मेन रूप से 3 समितियों के माध्यम से चलाया जाता था। याद रखिएगा, जो आपका ग्राम प्रशासन था चोल साम्राज्य में, वो 3 समितियों के माध्यम से ही चलाया जाता था। पहला समिति है उर, दूसरा है सभा, महासभा, और तीसरा है नगरम। नगरम नगरों की सभा होती थी, नगरों की समिति होती थी। उर गांव स्तर का जो है जनसामान्यों की यहाँ पे सभा होती थी। और सभा या महासभा जो बुजुर्ग लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, वेदों के जानकार थे, उन लोगों को उसमें चुन करके भेजा जाता था। मान के चलिए अभी का राज्यसभा की तरह। ठीक है, उर देखिए वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, उर जन सामान्य लोगों की सभा थी, और सभा या महासभा ब्राह्मणों की सभा थी। तो इसमें कोई आम लोग नहीं जा सकता था। इसमें जिसके पास 1.5 एकड़ जमीन है, जो वेदों का ज्ञाता है, ठीक है, बहुत सारे उसमें अहर्ताएं थी,
वही व्यक्ति जो है महासभा का सदस्य बन सकता था। और साथ साथ नगरम जो था वो नगर प्रशासन के लिए होता था, जैसे आजकल यहाँ जो अभी आपके देश में नगर पालिका होता है उसी प्रकार से। अब देखिए महासभा के लिए क्या क्या योग्यताएं हुआ करती थी। अगर आपको महासभा का सदस्य बनना है, सबसे पहले 1.5 एकड़ भूमि का मालिक होइएगा, तभी आप बन पाइएगा। दूसरा, आपका अपना मकान हो, आप किराए पे रहिएगा तो आपको उसमें महासभा का सदस्यता आपको नहीं दी जाती थी। वेदों का जानकार होना चाहिए था। पाप, उसके बाद निहरता, यानी क्या क्या नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति के साथ। पाप कार्य में लिप्त अगर होगा तो आप जो है महासभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। ठीक है। कर का भुगतान अगर आप नहीं किए हैं, टैक्स सरकार का अगर आप वहां के राजाओं को टैक्स नहीं दे रहे हैं या नहीं दिए हैं कभी, तब भी आप महासभा के सदस्य नहीं बन सकते। जैसे अभी भी अगर नियम लाया जाए कि वही लोग विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं जिन पे किसी प्रकार का केस नहीं हो, ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, साथ साथ जो है बहुत सारा उसमें उपलब्धि मांगना भी चाहिए, ये सब नियम बनना भी चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम जो है नेता जो अगर आप देखिएगा खास करके तो वो वहां पर जो है वर्चस्ववादी लोग पहुंच जाते हैं। कह सकते हैं कि जो सामंती विचारधारा के लोग हैं वो भी वहां पे नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास धन है। और चुनाव में आप जानते हैं कि भारत में या बिहार में या जो भी है बहुत मोटा रकम खर्च करना पड़ता है, तो आम लोग वहां चुनाव ही नहीं लड़ पाते हैं। है तो लोकतंत्र, लेकिन अगर आप देखिए तो उसमें वही लोग चुनाव लड़ पाते हैं जो पहले से सशक्त हैं। तो ये सब कमियां हैं। पूर्व में महासभा का सदस्य अगर रहे हैं तो वो भी आप सदस्य नहीं बन सकते हैं, और कार्यकाल 3 वर्षों का ही होगा। जो भी सदस्य बनेंगे वो 3 वर्ष तक ही बने रहेंगे। कार्य क्या था? भू राजस्व का निर्धारण और वसूली करना। अपने अपने क्षेत्र में जो भू राजस्व का जो वसूली करने का काम था, ये जो निर्धारण करने का काम था कर का, वो महासभा के माध्यम से ही किया जाता था। भूमि विवाद या अन्य विवाद जो हो जाते थे अपने लोकल स्तर में, उसका जो है विवादों का जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि निपटारा का काम जो है महासभा ही करती थी। भू राजस्व को खर्च के बाद जो शेष राशि बच जाती थी, यानी जो लोकल डेवलपमेंट जो होता था स्थानीय स्तर पे, गांव स्तर पे, अगर विकास फंड जो भी आया जमा हुआ टैक्स के पैसों से, अगर जो बच गया तब वह आगे जाता था, यानी केंद्र की ओर बढ़ता था। लेकिन अगर खर्च हो गया तो वहीं खर्च हो जाता था। यानी ये लोग स्थानीय जो विकास करते थे वो अपने ही कर के पैसों से पहले स्थानीय विकास करते थे। बहुत अच्छा सिस्टम था। इन्हें भू राजस्व नहीं चुकाने वाले की भूमि नीलाम करने का भी अधिकार था। महासभा को इतना पावर था, अगर कोई किसान या जो भी भूमि का जो खेती कर रहा है, अगर वह टैक्स नहीं देता था तो उसकी जमीनें भी नीलाम ये करवा सकते थे, कर सकते थे। और साथ साथ मंदिर, तालाब आदि का भी प्रबंधन ये लोग करते थे। जो गांव में मंदिर हो, तालाब हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, ये सब का प्रबंधन का काम भी महासभा के माध्यम से ही किया जाता था। अब सोच सकते हैं कि वह कितनी सुंदर व्यवस्था रही होगी, ग्रामीण स्तर पे ये सब किया जा रहा था। उसके बाद निर्वाचन की प्रक्रिया जो होती थी, महासभा के सदस्यों का निर्वाचन लॉटरी से होता था। सबसे पहले तो जो उसके योग्यता निर्धारित होते थे, साथ साथ इसके सदस्य जो है लॉटरी से, चुनाव उनाव नहीं होता था, वोटिंग नहीं होता था, लॉटरी में जिसका नाम निकल जाता था वो महासभा के सदस्य हो जाते थे। सीमाएं क्या है? केवल पुरुषों को ही सभा या महासभा के सदस्य बनने का अधिकार था। महिलाओं को यहाँ महासभा में सदस्य बनने का अधिकार नहीं था। उसके बाद जो सदस्य होंगे उनको वेदों का जानकारी अवश्य होनी चाहिए। निरक्षर जो लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इससे वंचित रहते थे। और सदस्यता के लिए आपको पहले भी हमने बताया था कि 1.5 एकड़ भूमि का मालिक भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब है यहाँ पे महासभा के सदस्यों का। तो यहाँ पे उर महासभा और नगरम आप समझ गए। नगरम नगरों का संचालन करता था, उर जनसामान्य की सभा थी ग्रामीण स्तर पे, और महासभा बुजुर्गों जो ब्राह्मण थे, पढ़े लिखे लोगों की सभा थी, वो वहां का जो निर्धारण करते थे। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं आर्थिक उपलब्धि के मामले में चोल के बारे में क्या क्या जानकारियां आप जान सकते हैं। चोलों ने कृषि के विकास हेतु विशाल सिंचाई परियोजनाओं का भी निर्माण करवाया था। खास करके कावेरी तथा अन्य नदियों पर प्रस्तर बांध के निर्माण करवाए गए। प्रस्तर मतलब पत्थर के बांध,
ठीक है। कावेरी और जो भी आसपास की नदियां थी दक्षिण भारत में, कृष्णा कावेरी हम लोग बोलते हैं ना, दक्षिण भारत की ही नदियां हैं, तो वहां पर ये लोग चोल साम्राज्य में प्रस्तर बांध, पत्थरों से बांध का निर्माण किया गया और खास करके बांध बना करके जो है नाला नहर बना करके सिंचाई सुविधा का निर्माण भी किया गया। यानी इन नदियों से नहर निकाल करके ये लोग सिंचाई सुविधा का भी व्यवस्था किए थे। साथ साथ कृषि के साथ साथ व्यापार और वाणिज्य के विकास में भी जो है विशाल राजमार्गों का भी निर्माण चोल वंश के राजाओं ने करवाया था। साथ ही नदी जलमार्गों में सार्वजनिक नौकाओं की भी व्यवस्था की गई थी। यानी जो नदी में नौका पार करने के लिए भी सार्वजनिक नौका हुआ करता था। और इस युग में चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाओं के साथ जो व्यापार था भारत का बहुत ही विकसित अवस्था में थी। यानी चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाओं के साथ चोलों का व्यापार हुआ करता था। तो एक एक लाइन से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है आपके एग्जाम में, इसीलिए थ्योरी एक बार पढ़िएगा तो भूलिएगा भी नहीं और आपको कुछ नहीं है इतिहास में। बस आप अगर ढंग से थ्योरी पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, इतना आप भरोसा रखिए। क्वेश्चन आपको, आपने देखा कि कल भी हमने आपको एनिशिएंट के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं वो करवाया और आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चन का जवाब लगभग आपको 99% का पता होगा। एक आध वो क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कहीं और से पूछ दिया जाता है, वही क्वेश्चन आपको पता नहीं रहता है, तो उसको ऑब्जेक्टिव के तहत सॉल्व कर लिए तो काफी है। ऐसे भी इतिहास में अगर आप 80% क्वेश्चन बना लेते हैं, आप ऐसे ही रिजल्ट के अंदर रहिएगा। ठीक है, हिस्ट्री सेक्शन अगर आप अच्छे से 80% अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा सही तो आपको बीपीएससी हिस्ट्री सेक्शन, करेंट अफेयर्स और मैथ, ये 3 सेक्शन आप लोग बार बार मैं बोलता हूं फोकस कीजिए। ठीक है, हिस्ट्री सेक्शन को, करेंट अफेयर सेक्शन को और मैथ, अगर ये 3 सेक्शन अगर आपका बन गया ना तो आपको रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, चलिए धार्मिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। धार्मिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है? चोलों का सांस्कृतिक, चोल युग धार्मिक पुनरुत्थान के लिए भी प्रसिद्ध है। चोल न केवल अपनी नौसेना, स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि वह अपने जो है पुनरुत्थान जो धार्मिक हुआ है, हिंदू धर्म का जो वहां पर उत्थान हुआ है, खास करके हिंदू धर्म में भी शैव और वैष्णव धर्मों का पुनर्जागरण हुआ है। पुनर्जागरण मतलब जो कमियां थी, कुरीतियां आ गई थी उत्तर वैदिक काल में, उसको दूर करके यहां पर शैव और वैष्णव धर्म का यहां पर प्रचलन हुआ है। शैव को वहां पर जो शिव को मानते थे उसको नैनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नैनार कहा जाता था। यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत में जो शिव के उपासक थे उनको क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण। ऐसे कोई लाइन को हमने येलो या रेड में नहीं किया है, जान लीजिएगा, हल्का से मत लीजिएगा हमारे थ्योरी को। ठीक है, हमने जो लाइन आपको रेड किया है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शैव को दक्षिण भारत में नैनार कहा जाता था, जो शैव धर्म को मानते थे, और जो वैष्णव को मानते थे उनको अलवार कहा जाता था। तो नैनार और अलवार याद रखिएगा। नयन, नयन से याद रखिएगा, भगवान जो शिव हैं उनके नयन बीच में होता, आंख होता है ना, त्रिनेत्र होते हैं, तो नयन कहां दिखेगा? तो भगवान शिव के एक्स्ट्रा नयन वहीं दिखेगा ना। तो शिव वाला में नैनार याद रखिएगा और अलवार याद रखिएगा आप वैष्णव वाला। तो नैनार नयन जिसका एक्स्ट्रा है, भगवान शिव को ही नयन है, मतलब तरीका हमने बोला, एक ऐसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अपने भक्ति गीतों, भजनों और प्रवचनों से संपूर्ण दक्षिण भारत को मतलब प्लवित कर दिया। कलात्मक उपलब्धियां, कलात्मक उपलब्धि में अब इनका जो मूर्ति निर्माण शैली है, मूर्ति के साथ साथ मंदिर निर्माण शैली, वो जबरदस्त। ठीक है, क्योंकि पल्लव काल में जो मूर्ति निर्माण और साथ साथ स्थापत्य कला या मंदिर निर्माण शैली का जो विकास हुआ है, ठीक है, तो वो यहां पर भी विकसित अवस्था में चोल काल में ही दिखाई देगा, क्योंकि सब आसपास के ही हैं। तो स्थापत्य कला भी अगर आप देखिए, पल्लव काल में विकसित द्रविड़ स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में जो श्रेय है वो चोल वासियों को है, चोलों को है। चोल काल में निर्मित मंदिर, तिरुकटलाई का सुंदेश्वर मंदिर, ठीक है, नरतामले का विजयालय मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, कई बार यह क्वेश्चन पूछा है, भी दिया है।
कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर का। इन मंदिरों की विशेषता, गर्भगृह के ऊपर विमान शिखर और गोपुरम। गोपुरम कई बार पूछेगा कि दक्षिण भारत में जो मंदिर होता था उसके प्रवेश द्वार को क्या कहते थे? तो उसके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। जैसे मान के चलिए, ये अगर स्ट्रक्चर हम ले तो सबसे पहले आगे में जो यह गेट होता था, ये जो गेट है ये क्या कहलाएगा? गोपुरम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोपुरम। कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद यहां पर क्या होगा कि एक गर्भगृह होगा, उसके आगे क्या होगा? चबूतरा होगा, ठीक है। और इसी के ऊपर में जो है कह सकते हैं कि ऊपर में आपका मंदिर होता है, गर्भगृह के ही ऊपर, ठीक है। पिरामिड नुमा कह सकते हैं इसको, जैसे ये है ना पिरामिड नुमा मंदिर है। तो ये आपका जो है ये आपका गर्भगृह होता है, गर्भगृह। इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाला परिक्रमा पथ होता है। ये चबूतरा होता है जहां पे आप बैठ उठ सकते हैं, और ये आगे में सबसे आगे गेट होता है। तो ये मंदिर जो है यहाँ पे अगर आप देखिएगा, ये आपका जो है गर्भगृह है, ये आपका क्या है? चबूतरा है, और ये आपका यहाँ आकर के क्या है? गेट है, मेन द्वार जिसको तोरण कहते हैं। तो इस प्रकार से मंदिर का जो है सजावट बनाया जाता था। तो याद रखिएगा, जो गर्भगृह है उसके ऊपर विमान जो होते थे, जो शिखर है, ठीक है, और गोपुरम जो होता था वो प्रवेश द्वार होता था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हुआ है, तो ये आपका प्रवेश द्वार हो गया, ये गोपुरम कहलाएगा, ये आपका जो है चबूतरा कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? जहां पे मंदिर है तो ये गर्भगृह कहलाएगा, ठीक है। सजावट के साथ बनाए गए थे। अब शिल्प कला में भी चोलों का योगदान है, ये याद कीजिए। नटराज का शिव मूर्ति है, और इसमें भगवान जो शिव हैं उसको तांडव नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। कितने हाथ हैं? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में। तो 4 हाथ हैं, ठीक है। यहां पे भगवान शिव के कितने हाथ हैं? 4। 1 2 3, 1 2 3 4, याद रखिएगा 4 ही हाथ है। तो नटराज के मूर्ति में कितने हाथ हैं? भगवान शिव के तांडव का नृत्य करते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये भी तंजावुर का मंदिर राजस्थान में कब से हो गया? दक्षिण भारत में है। तंजावुर ही, बृहदेश्वर मंदिर, ये सब दक्षिण भारत का है। चलिए, तभी तमिलनाडु में ही होगा। शिल्पकला जो है इस काल में धातु की अत्यंत सुंदर मूर्तियों का रचना किया गया है। नटराज को नृत्य करते हुए भगवान शिव की प्रतिमा कांसे की बनी हुई है, जो इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है शिल्पकला का। इसके अलावे पार्वती, स्कंद, कार्तिकेय और गणेश आदि असंख्य प्रतिमाएं निर्मित की गई थी, ठीक है। ये सारे मंदिर जो हमने चर्चा किया सभी दक्षिण भारत के मंदिर हैं। नेट पे सर्च कीजिए, सब कुछ दिख जाएगा कहां पर। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि चोल काल के जो प्रशासनिक स्तर पे, स्थानीय ग्रामीण स्तर पे, नौसेना के स्तर पे, कला संस्कृति के स्तर पे, मंदिर निर्माण के स्तर पे महत्वपूर्ण भूमिका है। राजा में पूछेगा संस्थापक तो विद्यालय को बताना है, प्रतापी में राजा राज प्रथम और राजेंद्र को बताना है। बस यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको चोल काल में बार बार पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चोल काल आपका जो है खत्म हो गया, ठीक है। थ्योरी कर लेंगे तो लास्ट में फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव भी इसका भी कर लेंगे। अब हम लोग पल्लव के बारे में जानेंगे, और खास करके पल्लव अपने कला के लिए जाने जाते हैं और मिलता जुलता संस्कृति है, क्योंकि पल्लव के बाद ही चोल आते हैं।
ठीक है। तो पल्लव और चोल का जो अगर कला संस्कृति बात करें मंदिर तो लगभग सेम ही है। पल्लव के बारे में थोड़ा सा मेन क्या क्या पूछा जा सकता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। पल्लव सुदूर दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण वंश था जिसने लगभग 300 वर्षों तक दक्षिण भारत को अपने प्रभाव में रखा। साथ साथ इसने मध्य भारत को भी प्रभावित किया। न केवल दक्षिण भारत को प्रभाव में रखा बल्कि मध्य भारत को भी इसने प्रभावित किया था। ठीक है। और इसका जो काल माना जाता है 7वीं से 10वीं सदी का काल माना जाता है। किसका? तो पल्लवों का जो काल है वो 7वीं सदी से लेकर के 10वीं सदी का काल है। प्रमुख राजा जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम, ये सब के बारे में अभी हम लोग, नरसिंह वर्मन, ये सब पल्लव के ही हैं, तो आगे चर्चा करेंगे। पल्लव मुख्यतः अपनी प्रशासनिक विशेषता तथा कला संस्कृति के लिए जानी जाती है। इसका प्रभाव इतना हुआ कि आज भी लोग यहाँ दूर दूर से इनके स्थापत्य जो मंदिर निर्माण है उसको देखने, भव्यता को देखने देश विदेश से आते हैं। प्रशासन के स्तर पर पल्लव कालीन प्रशासन मुख्यतः केंद्रीकृत प्रशासन था। वहीं आपका अगर चोल प्रशासन की बात करें तो विकेंद्रीकृत प्रशासन था, जिसमें यहाँ पर भी अगर आप देखिए प्रांत मंडल कोट्यम नाडु में बटा हुआ था। पुनर्जागरण, देखिए पुनर्जागरण तो वर्ल्ड हिस्ट्री का है। वर्ल्ड हिस्ट्री में 14वीं 15वीं सदी में पुनर्जागरण हुआ है। भारतीय हिंदू धर्म का पुनर्जागरण लिखा हुआ था, वो वाला पुनर्जागरण नहीं है। 14वीं सदी वाला जो आपका इटली में हुआ था वो वाला ये नहीं है, ये आपका हिंदू धर्म में पुनर्जागरण। ठीक है। जैसे बोलेगा आधुनिक युग में पुनर्जागरण का दूत भारतीय इतिहास में किसको कहा जाता है? तो आधुनिक युग में कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है। तो क्वेश्चन में डिफरेंस है। चलिए, प्रशासन, पल्लव कालीन प्रशासन मुख्यतः केंद्रीकृत प्रशासन था। ठीक है। जिसमें प्रांत मंडल कोट्यम नाडु जैसे वहां बटा है, नाडु ग्रामों का समूह होता था। स्थानीय स्तर पर शासन की इकाइयां स्वायत्तता प्राप्त थी। लगभग सेम ही शासन है। स्थानीय इकाइयों के रूप में नगर का नगरम, ग्राम स्तर पे उर्सभा उल्लेख मिलता है। इनमें शासन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया जाता था। राजा को शासन के कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद होते थे। लगभग चोल के ही समान है। इन्होंने एक विशाल सेना का संगठन किया जिसका मुख्य अधिकारी सेनापति होता था। शक्तिशाली नौसेना का गठन पल्लव शासकों की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। राज की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था जो उपज का छठा। लगभग दोनों सेम ही, आप चोल को पढ़िए और पल्लव को, ये लगभग आपको सेम ही दिखेगा। अब देखिए स्थापत्य कला, इस काल में व्यापक स्तर पे स्थापत्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला में भी मंदिर निर्माण कला यहाँ का सर्वप्रमुख कला है और जो कि द्रविड़ शैली से प्रभावित था। आपको हमने बताया दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली के बने हुए थे। वहीं अगर पूछेगा, ठीक है, आपका 3 प्रकार के शैली होते हैं मंदिर निर्माण के। एक नागर शैली होता है। नागर शैली उत्तर भारत का है जो कि हम लोग जहां पे रहते हैं। नागर शैली बिहार, यूपी, दिल्ली, ये सब नागर शैली जो है वो उत्तर भारत। कैसे याद रखेंगे? आप मंदिर जाते होंगे तो देखते होंगे हर एक मंदिर पे एक नाग मिलता है, भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है, देखते होंगे। तो उससे आप थोड़ा सा याद रखिएगा, नागर जो है उत्तर भारत का है। ठीक है। ये हमने तरीका बता दिया। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, मध्य भारत में बेसर शैली है। ठीक है। चलिए, तो द्रविड़ शैली प्रभावित था। द्रविड़ शैली का विकास इसी काल से माना जाता है। चोल काल जाते जाते यह परिपक्व अवस्था में पहुंच गया था यहाँ का मंदिर निर्माण शैली। ठीक है।
इस काल में मंदिर निर्माण शैली की 3 प्रमुख विशेषताएं थी। सबसे पहला विशेषता क्या है? मंडप हुआ करता था। मंदिर के नीचे, अगर ये मंदिर है मान के चलिए, तो उसके नीचे रथ के तरह आकृति बनाई जाती थी। विशाल मंदिर होते थे, पत्थरों को काट काट के बनाए जाते थे। शुरुआत में पत्थर पूरे चट्टान को ही काट काट करके बनाया जाता था, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर बनाए जाते थे, यानी पूरे पहाड़ को ही काट काट के नीचे तक बना दिया जाता था। इतना जान लीजिए। चलिए, मंदिर का आकार देखिए इस प्रकार से है, आपको दिख पा रहा होगा ये मंदिर का जो आकार है किस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है, आपको पूरा अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए रथ आकार का है, या आगे में घोड़ा या कोई भी हाथी घोड़ा जो भी बना, हाथी बना हुआ है, ये आपका चक्र है, इसी को हम लोग रथ मंदिर भी बोलते हैं। तो इस काल के जो मंदिर की विशेषताएं हैं, ये रथ मंदिर इस काल की विशेषताएं हैं, ठीक है। मंदिर निर्माण शैली को हम मुख्यतः 4 भागों में बांट करके देखते हैं। जो पल्लवकालीन मंदिर निर्माण शैली है वो द्रविड़ शैली तो है ही, द्रविड़ में भी इसको हम 4 शैली में बांट करके देखेंगे। सबसे पहला जो शैली है उसको हम महेंद्र वर्मन शैली भी कहते हैं, क्योंकि यह महेंद्र वर्मन के समय में विकसित हुआ और ये आरंभिक शैली है 610 से 640। दूसरा शैली को हम लोग बोलते हैं मामल्ल शैली, मामल्लपुरम में भी मंदिर है, और यह नरसिंह वर्मन प्रथम की शैली भी कहलाती है। 640 से 680 ईस्वी के बीच में यह शैली का निर्माण होता है। तीसरा आपका रासिंग शैली है, यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय की शैली है, और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही किसको हराया था, याद कीजिए, हम कल ही चर्चा कर रहे थे, ठीक है, रुद्रदामन को हराया था, हर्षवर्धन को रुद्रदामन ने हराया था, और रुद्रदामन को नरसिंह वर्मन द्वितीय ने हरा दिया था, याद रखिएगा। अपराजिता शैली जो है आपका 700 से 900 ईस्वी का है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 जो है शैलियां दिखाई देती है पल्लव कला संस्कृति में। अब कहेंगे महेंद्र वर्मन शैली का जो पीरियड है वो कब से कब तक है, पूछ सकता है, 610 से 640 प्रारंभिक मंदिर निर्माण शैली है, जिसका शुरुआत महेंद्र वर्मन के समय में हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, महेंद्र वर्मन। इस समय मंदिरों का निर्माण पहाड़ों को काट करके गुफा का निर्माण कर दिया जाता था, पहाड़ को काट के गुफा बना करके सिंपल मंदिर बनाया जाता था, ठीक है। जैसे पंच पांडव मंदिर पूछ सकता है, इसमें से कौन सा महेंद्र वर्मन शैली पे आधारित है, तो पंच पांडव मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर, ये सब जो है आपको महेंद्र वर्मन शैली पे आधारित है। इसमें एक गर्भगृह तथा एक मंडप बनाए जाते थे, बस गेट टूट गोपुरम वगैरह नहीं बनता था, केवल एक गर्भगृह बनता था और एक उसका जो है मंडप बनता था, ठीक है, गर्भगृह तथा एक मंडप बनते थे, सिंपल सा, ज्यादा यहाँ पर डिजाइन नहीं होता था। दूसरा आ जाइए मामल्ल शैली या नरसिंह वर्मन प्रथम शैली 640 से 680 ईस्वी। अब इसमें महेंद्र वर्मन शैली में भी सुधार आया, रथ के आकार की मंदिर बनाए जाने लगी, जो कि हमने आपको दिखाया, जिसमें आपका द्रौपदी मंदिर सबसे छोटा मंदिर है। कई बार पूछेगा सबसे छोटा मंदिर जो मामल्ल शैली या नरसिंह वर्मन प्रथम शैली पे आधारित थी, तो वह द्रौपदी का मंदिर है। यहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर मंदिर, ठीक है, ये सब जो है आपका महेंद्र वर्मन नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में मामल्ल शैली पे आधारित है। धर्मराज युधिष्ठिर मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। अगर पूछेगा कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा मंदिर जो कि महेंद्र वर्मन नरसिंह वर्मन प्रथम यानी मामल्ल शैली पे आधारित है, तो धर्मराज युधिष्ठिर का मंदिर जो है सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। और इसी मंदिर में महेंद्र वर्मन प्रथम की भी मूर्ति लगाई हुई है, ठीक है। तो वहां के शासक अपनी भी मूर्ति मंदिर में लगवाते थे, महेंद्र वर्मन प्रथम की मूर्ति भी वहां पे दिखाई देती, अपनी या अपने पूर्वजों की। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने पूर्वज महेंद्र वर्मन की मूर्ति वहां लगवाई थी, ठीक है। उसके बाद है पंडारी मंदिर, सप्त पेंगोडा का मंदिर, ठीक है। इस प्रकार के मंदिर जो हैं आपके मामल्ल शैली
पे ही आधारित थे, यानी नरसिंहवर्मन प्रथम के समय बनवाए गए। चलिए अब आते हैं राजा सिंह शैली। अब मंदिर का निर्माण पत्थरों के काट करके नहीं, बल्कि क्या, पत्थरों के ईंट बना बना करके किए जाते थे। अब यहाँ पे मंदिर में सुंदरता बढ़ेगी। पल्लव कला का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, ठीक है, खास करके बृहदेश्वर मंदिर पल्लव कला के सर्वोत्कृष्ट मंदिर माने जाते हैं, जिसमें गर्भगृह के ऊपर पिरामिड नुमा शीर्ष बनाए जाने लगे, जो ऊपर से पहले से अधिक पतली होती चली गई। दीवारों पर मृण मूर्तियां, जो कि पत्थरों की मूर्ति छोटे छोटे बनाए जाते थे। तोरण के थोड़ा बहुत अवशेष यहां दिखाई देता है, यानी तोरण जो मेन गेट है उसके अवशेष राजसी शैली में दिखाई देने लगते हैं। जैसे महाबलीपुरम का मंदिर सौर मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर, भगवान शिव के मृण मूर्तियों को मंदिर के दीवारों पे सजाया गया है। तो ये सब राजा सिंह शैली जो है आपका, उस पे राज सिंह शैली, राजा नहीं होगा, राज सिंह शैली पे आधारित है, ठीक है। अब आते हैं अपराजित शैली, ये भी पल्लव का ही है। तो इसमें मंदिर निर्माण शैली ही पूछेगा या मंदिर के बारे में ही पूछता है, ठीक है। इस मंदिर निर्माण शैली में छोटे छोटे मंदिर बनाए जाने लगे। चूंकि अब राजा की शक्ति कमजोर हुई, आर्थिक स्थिति खराब हुआ, तो छोटे छोटे मंदिर बनाए गए। मंदिरों की भव्यता में भी कमी दिखाई देती है। यह इस बात का सूचक है कि पल्लव कालीन राजाओं की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी उस समय, इसीलिए छोटे छोटे मंदिर बनाए गए। उसको अपराजित शैली पे आधारित मंदिर कहा जाता है। मूर्ति कला में गंधार शैली पे आधारित भगवान शिव नटराज की मूर्ति का निर्माण किया गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि पल्लव कालीन प्रशासन कला संस्कृति अपने समय में काफी प्रचलित हुई। इस कला को देखने आज भी लोग जो है देश विदेश से आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है भव्यता, जो पत्थरों को काट करके दिखाया गया है, ये पल्लव कालीन जो मंदिर निर्माण शैली है उसकी प्रमुख विशेषता है। तो मेन रूप से आपको जो शैली है वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, या मंदिर का नाम पूछ सकता है, ठीक है, वह किस शैली पे आधारित है, दक्षिण भारत मंदिर किस शैली पे आधारित है। यहाँ से यही सब क्वेश्चन पूछे गए आज तक। पल्लव कालीन अपने मंदिर निर्माण के लिए ही जाने जाते हैं, बाद बाकी चोल और पल्लव में लगभग प्रशासनिक जो समानताएं हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो आपका चोल और पल्लव समाप्त हो गया। अगले दिन आपका जो है विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य, हम्पी साम्राज्य जिसको बोलते हैं, उसको करवा देंगे। साथ साथ जो है संगम काल के बारे में बता देंगे। दक्षिण भारत ज़्यादा बड़ा है नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। साहित्य से एक आध बार क्वेश्चन आ जाते तो वो करवा देंगे आपको, ठीक है। तो लगातार कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। नोट्स ग्रुप में भी भेज दिया जाता है, और जब एकत्रित हो जाएगा तो मैं आपको बुक के फॉर्मेट में दे दूंगा, तब आप लोग प्रिंट करवाइएगा। मिडेवल का नोट्स जो है अभी घबराइए नहीं, अभी पहले पढ़ाने दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको भेज रहे हैं पार्ट वाइज, अभी जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं कोई भी मिस्टेक है उसको दूर किया जा रहा है। बाद में जब एकत्रित होगा, जैसे हमने आपको प्राचीन का दे दिया, जैसे हमने वर्ल्ड और आपके मॉडर्न को दे दिया, उसी प्रकार से हम मिडेवल का भी दे देंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। तत्काल उसमें जो कमियां हैं कुछ है उसको दूर किया जा रहा है, बाकी पढ़ाते पढ़ाते आपको मिल जाएगा। बस आप लोग जितना पढ़ाते हैं उतना तो हम आपको भेज ही देते हैं, उतना उतना करते रहिए। पार्ट वाइज अभी कीजिए, इकट्ठे आपको लास्ट में हम दे देंगे। बाद बाकी टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हम हैं। चलिए आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं।